हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं FST 21 पेपर नंबर 2। क्वेश्चन 1 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। क्या मेंशन किया गया है? इन जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट जिंक 2+ आयन इज 5 एंगस्ट्रॉम, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू नेक्स्ट क्लोजेस्ट सल्फाइड आयन। यहाँ पे नेक्स्ट क्लोजेस्ट सल्फाइड आयन के बारे में बात किया। अभी देखते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होगा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली सल्फाइड है आपका एनायन, ये FCC टाइप का लैटिस फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि जो सल्फाइड है वो एंटर करेंगे इस तरीके से कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे सल्फाइड आयंस जाएंगे। उसके अलावा मैं ये मेंशन कर सकता हूं, जो फेस है उस पे हम लोग सल्फाइड आयंस प्रेजेंस देखेंगे एवरी फेस सेंटर। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो 6 फेसेस पे आ जाएंगे। अब आता है कि जिंक 2+ कहां पे पोजीशनिंग जाएगा। तो जिंक 2+ हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जो कॉर्नर है एक तरीके से ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करता है। तो √3a/4 पे एक वॉइड का फॉर्मेशन होगा। अगर कॉर्नर से हम लोग बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जाए तो √3a/4 पे जो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करेगा, हर कॉर्नर में फॉर्म करेगा। लेकिन जिंक सल्फाइड के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे पोजीशनिंग होती है, यानी कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड अगर इधर से बनाया जाए तो ये केस होगा। अब देखो, जिंक 2+ के दो आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है, Zn2+ के दो आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्होंने 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो सिंपल सा केस जाता है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप पता करो तो जो है ऑब्वियस से केस है कि ये जो पॉइंट होगा, ऐसे कुछ हम लोग का 3 डायमेंशन पोजीशनिंग है जो कि डिस्टेंस लिए हुए है a/4 तो यहाँ पे दो जिंक 2+ के बीच का डिस्टेंस आएगा ना, अगर आप कंसीडर करो, ये आएगा a/√2। क्लियर है बात? a/√2 की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये a/4 होगा, ये भी a/4 होगा, a/4 होगा। तो मैं बेसिकली जो है डिस्टेंस देखूंगा, जो फेस डायगोनल है उसके अलॉन्ग अगर डिस्टेंस देखा जाएगा तो इसका जो नेट वैल्यू आएगा a/√2 होगा। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। यानी कि a की वैल्यू हो गया 5√2 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पे समझना क्या मेंशन किया हुआ है, then the distance between two next closest sulfide ions। यहां पे next closest sulfide ions दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन रहता है closest sulfide ions तो सिंपली क्या हो जाता है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाता है √2a/2, यानी कि a/√2 हो जाता है। यानी कि जो वैल्यू यहां पे आ रहा है ये भी 5 एंगस्ट्रॉम ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या इन्होंने मेंशन किया है कि जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट है उससे डिस्टेंस निकालना है। तो नेक्स्ट क्लोजेस्ट तो यही हो जाएगा ना। मान लो ये जो फेस वाला है ये सबसे क्लोजेस्ट है इस सल्फाइड आयन का। अगर ये सल्फाइड आप कंसीडर किए तो क्लोजेस्ट जो होगा ये जो कॉर्नर फेस वाला सल्फाइड होगा वो होगा। लेकिन बोला गया कि नेक्स्ट क्लोजेस्ट सल्फाइड यानी कि जो है आपका ये वाला जो सल्फाइड है ये नेक्स्ट क्लोजेस्ट होगा। अब इसका डिस्टेंस हम लोग को पता है ये होगा, तो अगर ये डिस्टेंस पता है ये हम लोग को यही चाहिए था 5√2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू हो जाएगा 7.07 एंगस्ट्रॉम। सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा D फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम है। आसान है। क्या मेंशन किया है कि नॉन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। स्टेट 1 पे जो कंडीशन मेंशन किया है दैट इज 2 बार प्रेशर, 2 बार 5 लीटर एंड 300 केल्विन। नाउ स्टेट 2 पे क्या मेंशन किया गया है, द प्रेशर इज 10 बार, द वॉल्यूम इज 5 लीटर एंड द टेम्परेचर इज 400 केल्विन। वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज डेल H वैल्यू फॉर द प्रोसेस Cv दे हैव गिवन। तो डेल H को लिखा जा सकता है डेल U प्लस क्या हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1, यही तो जाएगा। हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, H इक्वल टू U प्लस P। तो यहाँ पे जो डेल H आएगा डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P2V2 माइनस P1V1। डेल U को लिख सकते हैं NCV डेल T, और यहाँ पे आप देख लो तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है दैट 5 लीटर, इसको मेंशन किया जा सकता है P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू 8। ध्यान है ये किस में आ रहा है आपका, ये आपका वैल्यू जो आ रहा है ये बार में आ रहा है। तो बार वाली यूनिट को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, Cv दे हैव गिवन दैट इज 20 और टेम्परेचर का जो चेंज है दैट इज 100। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4000 प्लस 2000 दैट इज 6000 जूल। तब इसको अगर मैं जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करूं दैट इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। ध्यान है एक मोल के लिए निकाला गया। तो विच विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम लोग,
तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या देखते हैं कि जो लोअर पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इसके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे आप देखो इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन, देखो Sn2 प्लस इज स्टेबल प्लस Pb2 प्लस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोलने का मीन्स Pb2 प्लस इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Pb4 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि गलत है, बिकॉज Pb2 प्लस एज पर इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb2 प्लस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन Pb4 प्लस एंड इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो जाता है ऑप्शन ए। देन बी ऑप्शन में देखो Sn4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Pb4 इज स्टेबल। स्टेबल नहीं होगा, Pb4 प्लस इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb2 प्लस में आना चाहिए। ठीक है, ये Pb2 प्लस इसका स्टेबल फॉर्म होगा, न कि Pb4 प्लस होगा। नाउ तो ये बी भी गलत हो जाता है। सी में दिया हुआ है Bi3 प्लस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे भी सेम कहानी है कि Bi3 प्लस जो है मोर स्टेबल होता है Bi5 प्लस से एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, रेदर ये अगर Bi5 प्लस है तो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ ऑप्शन डी देखा जाए तो Sb3 प्लस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल Sb5 प्लस इसमें ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे Sb5 प्लस विल बी मोर स्टेबल देन Sb3 इस केस के लिए इज रिड्यूसिंग एजेंट, बट Bi3 प्लस इज स्टेबल, बिल्कुल करेक्ट है, Bi3 प्लस इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो यानी कि वी कैन गो विथ ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। क्या मेंशन किया है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हिच हैलाइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एल्काली मेटल डिक्रीजेस ऑन द मूविंग लिथियम टू Cc। सिंगल करेक्ट है, हम लोग को पता है यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका साइज स्मॉलर है क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन। ठीक है, अब होगा क्या कि जो लैटिस होता है, लैटिस हम लोग बोले थे पहले भी कि स्मॉलर कैटायन के साथ स्मॉलर एनायन का जो लैटिस होगा वो जो है एक तरीके से अच्छा लैटिस फॉर्म करेगा। वैसे ही लार्जर कैटायन का लार्जर एनायन के साथ, ठीक है, लार्जर कैटायन और लार्जर एनायन अगर आपने लिया हुआ है तो इन दैट केस इसका भी जो लैटिस है वो जो है स्ट्रांग बनेगा, यानी कि लैटिस एनर्जी उस केस में ज्यादा होगा। तो अब देखा जाए इसमें फ्लोरीन सबसे स्मॉलर है, तो लिथियम क्लोराइड के साथ में तो ये लैटिस स्ट्रांगर होगा, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही ये डाउन द ग्रुप जाएगा, लिथियम, सोडियम फ्लोराइड, देन जो है पोटेशियम फ्लोराइड, तो ये धीरे धीरे जो लैटिस है ये वीक होते जाएगी, यानी कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो अब ये केस है कि अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज आल्सो गोइंग टू डिक्रीज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू Cg, करेक्ट ना। तो जो है इस केस में हम लोग जो है फोर्थ के केस में वी कैन गो विद ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक अच्छा प्रॉब्लम है, क्या दिया हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड in a disubstituted benzene containing 77.8% carbon, 7.5% hydrogen and rest is hydrogen. Heating an alkaline solution of X with the chloroform give a sweet स्टीम वोलेटाइल सोल्यूशन Y। अब 1 by 1 डिकोड करना होगा आपको। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, इससे आपको आइडिया लग सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। एग्जैक्टली नंबर नहीं पता चलेगा, लेकिन इस रेशियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इज रिलेटिवली प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली मैं जाता हूँ, उस कैलकुलेशन पार्ट को आप करना, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम विल प्रेजेंट। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 1 होगा अगर आप कैलकुलेशन के लिए जाते हो। उसके अलावा क्या बोला है कि देखो कि अगर ऑक्सीजन 1 है और इसके साथ साथ में जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये रिएक्शन में जा रहा है। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होता है, हम लोग पढ़ते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, यानी कि एक फिनॉल ग्रुप हो गया और एक यहाँ पे CH3 ग्रुप रह जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इनिशियल रिएक्टेंट X। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, बोला गया क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ये वेल फेमस रिएक्शन है, दैट इज रीमन टीमन रिएक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखोगे कि ये फॉर्म कर लेगा OCHO, ए स्टीम वोलेटाइल है, तो यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा CHO और यहाँ पे CH3, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड नहीं हुआ जिसकी वजह से इजीली वेपराइज हो सकता है, तो इसी वजह से ये स्टीम वोलेटाइल है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर होता तो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता, इसलिए ये कंसीडर किया जाएगा। अब आप देखो इस केस में नेक्स्ट इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना दूं इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, ये वेल फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोगों ने लास्ट FST के अंदर भी डिस्कस किया था, दैट इज पर्किन रिएक्शन।
ठीक है। लास्ट रिएक्शन में भी डिस्कस किया था कि अगर ये हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें और सोडियम एसीटेट ले लें और इसके साथ बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो ये प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमिक एसिड। यहाँ पे भी वही केस होगा, CH डबल बॉन्ड CH COOH। उसके बाद आप इसको हीट कर रहे हो तो हीट करने पे क्या होगा, ये एस्टरिफिकेशन में जाएगा, ये COH ग्रुप इसके साथ में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड दिस। ठीक है, तो C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेंशन किया गया है कि इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पेंटोज पेंटासेक्राइड इज CaCAHB, ये भी सबसे आसान प्रॉब्लम है, और OC। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि अगर आपने पेंटोज लिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, C5H10O5, यही तो जाएगा। हम लोग क्या लिखते थे, CxH2OX, किसी भी ग्लूकोज किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कॉमनली लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जाएगा C5H2O5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो कि ये चूंकि बना रहा है क्या, ये फॉर्म कर रहा है पेंटासेक्राइड, ये तो हो गया पेंटोज। अब इसको कन्वर्ट करना है पेंटासेक्राइड में, यानी कि 5 चाहिए आपको, 5 इस तरीके से पेंटोज मॉलिक्यूल चाहिए। तो 25 हो जाएगा, ये H 50 हो जाएगा और वो 25 हो जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे मैंने सभी एटम को क्लब कर दिया, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल भी तो एलिमिनेट होगा। जब आपस में रिएक्शन में गए होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और कितने वाटर मॉलिक्यूल, एक लेस वाटर मॉलिक्यूल 4H2। तो आप क्या करो, यहाँ पे C25 इसको वैसे ही रहने दो, यहाँ से 8 माइनस हो जाएगा तो ये दे देगा आपको 42, और यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा, दैट विल बी O21। ठीक है, अब आप काउंट कर लो, A प्लस B 25 प्लस 42 माइनस 21। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 46, यानी कि विच विल बी करेक्ट आंसर, क्लियरली B विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, देखिए, रिएक्शन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, एक और कार्बन है यहाँ पे CHO, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि हम लोग एडिशन करा रहे हैं 1,4 एडिशन, किसका, तो ये है मीथेन थायोल का। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये कार्बोनिल ग्रुप कुछ इस तरीके से रिएक्शन में जाएगा, लाइक दिस। तब अगर आप एडिशन करते हो तो एडिशन में जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, CH2, यहाँ पे आ जाएगा S, CH3, यहाँ पे हो गया आपका CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो गया OH, ठीक है, यहाँ पे H। ये ध्यान है कि ये इनॉलिक फॉर्म में, और इनॉल अनस्टेबल होते हैं, तुरंत एक कीटो फॉर्म में आ जाएंगे। तो CH3H CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है NaCN के साथ में। NaCN के साथ में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये फॉर्म कर लेगा CH2 यहाँ पे आ जाएगा OH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे H और यहाँ पे C। ठीक है, अब इसको इन्होंने अमोनिया के साथ ट्रीट किया। ठीक है, तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अमोनिया इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमोनिया इसको OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH2 कार्बन NH2H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने पे कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में। फाइनल प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ, यहाँ दिख रहा है ये अमीनो एसिड है, दिस वन इज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड है तो देख लो आप कौन सा अमीनो एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथायोनिन। थायो मीन्स सल्फर, तो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, ये हो गया आपका मिथायोनिन। अब इससे रिलेटेड देखो आप Q1, यही फाइनल प्रोडक्ट हो गया Q1, इसको हम लोग बोल रहे हैं मिथायोनिन। क्या मेंशन किया है कि Q1 इज द एसेंशियल अमीनो एसिड, बिल्कुल करेक्ट है, एसेंशियल अमीनो एसिड होगा। Q1 इज एसिडिक अमीनो एसिड, जो कि गलत हो जाता है, एसिडिक नहीं है। यहाँ पे सल्फर के साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तब एसिडिक मान सकते थे, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी
एसिडिक वन। फिर Q1 इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, वो भी गलत है। Q1 ऑन लासाइन टेस्ट गिव पर्सियन ब्लू कलर विद FeSO4 एंड Fe क्लोराइड। यहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, तो आप क्या देखोगे इस केस में, आप देखोगे कि ब्लड रेड कलर फॉर्म कर रहा है फेरिक क्लोराइड के साथ में, यानी कि डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 बिकॉज द मिथायोनिन इज अ एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 क्या मेंशन किया है, द डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 0.25 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी दे हैव गिवन 0.25 ग्राम पर लीटर। if van der Waals gas constant B for H2 is 0.5 लीटर पर मोल, देन फॉर H2 गैस क्या क्या इसमें से करेक्ट होगा। तो van der Waals गैस कांस्टेंट दे हैव गिवन। अब डेंसिटी का यूज करते हैं पहले मोलर वॉल्यूम को निकालने के लिए। क्या हो जाएगा मोलर वॉल्यूम, तो मास ऑफ दैट इज मास बाई मोलर वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी दे हैव गिवन। अब मोलर मास की बात करें यहाँ पे, तो इन हाइड्रोजन गैस है तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 0.25, यानी कि मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया 8 लीटर पर मोल मोलर वॉल्यूम, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट देख सकते हो आप, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आएगा, पीवीएम। ध्यान है यहाँ पे हम लोग इस वाले टर्म्स को रखे हैं, van der Waals गैस कांस्टेंट बी, इसको कैलकुलेट किया जाए तो पी पी कैंसिल हो जाएगा। वीएम दे हैव गिवन 8, वीएम 8 माइनस बी वैल्यू दे हैव मेंशन दैट इज 0.5, इसको आप 0.5 रख दो, तो 8 डिवाइड बाई 7.5, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आपको दे देगा 1.067, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ए और डी बोथ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कैसे होगा, तो यहाँ पे 100 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक बेस इज प्लेस इन द कंडक्टिविटी सेल हैविंग डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी एल की वैल्यू दे हैव मेंशन दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर द B plus NOH minus is 200 and 300 centimeter square per mole. The resistance of solution is 200. Temperature of solution is 400 Kelvin. Then we have to calculate, choose the correct option. पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग कपा वैल्यू निकाले कंडक्टिविटी, तो जो निकल के आएगा ये आएगा आपका कंडक्टेंस इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टेंस कितना होगा इस सेल के लिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन दे हैव मेंशन 200, कंडक्टेंस हो जाएगा 1/200। ठीक है, लेंथ हो जाएगा 4 और एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आपको दिखेगा 2 × 10⁻³ ये कपा की वैल्यू है, कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब इससे आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो। तो मोलर कंडक्टेंस कैसे निकाला जाएगा, लेमडा एम की वैल्यू जो होगी, लेमडा एम होगा दैट इज इक्वल टू, देखिए आप ये लिखा जा सकता है कपा इंटू 1000/m, यही होगा, वेयर एम इज द कंसंट्रेशन मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी दैट इज इक्वल टू 0.1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। अब आपको अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा एम नॉट। ठीक है, ये इनफाइनाइट पे जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है वो मेंशन हुआ है, B प्लस का 200 है और OH माइनस का 300 है, तो ऑब्वियस सा केस है कि नेट हो जाएगा आपका 500। यहाँ पे आप वैल्यू को रख दो, तो 20 डिवाइड बाई 500, तो ये जो वैल्यू है अल्फा मींस डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, 0.04। अब इसको आप यूज करके और भी निकाल सकते हो, ऑप्शन ये गलत हो जाता है, पीएच अब कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच कैलकुलेशन कैसे जाएगा आप देखिए, तो BOH एक वीक बेस है जो कि डिसोसिएट होकर B प्लस और OH माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये C1 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है, C अल्फा लिखा जा सकता है, C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू KB। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू KB, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, KB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप C अल्फा ही कैलकुलेट कर लो ना। वी नो द कंसंट्रेशन दैट इज 0.1। ठीक है, कंसंट्रेशन इज 0.1 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.04, तो ये आपको कंसंट्रेशन दे देगा OH माइनस का। ठीक है, OH माइनस का। अब ये से कैसे कि ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ तो POH हो जाएगा इस केस में, POH हो जाएगा 3 माइनस log 4। ठीक है, log 2 दे हैव गिवन, तो ये हो जाएगा आपका। अब आपको pH डायरेक्ट ही pH ही निकालते हैं हम लोग, pH इक्वल टू 14 माइनस यानी कि 11 प्लस log 4।
log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6, यानी कि ये वैल्यू दे देगा 11.6, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 3.328 atm, ठीक है, 3.328 atm। क्या निकाला जाए? ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू पाई ICRT, ठीक है। जो इस केस में हम लोग कंसेंट्रेशन रखेंगे, यहाँ पे ध्यान है कि 0.1 मोलर रखा गया है, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 0.4 है, तो इसको मैं लिखूंगा 1.004 इंटू कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 0.1, और यहाँ पे RT की वैल्यू हम लोग रख ले दैट इज इक्वल टू 0.08, टेम्परेचर दे हैव मेंशन दैट इज इक्वल टू 400, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 3.328 atm, यानी कि सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी की बात करें तो डी अगर आप कैलकुलेट, डी में क्या है, केवी वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, तो केवी ऑफ बेस, तो केवी क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो सी की वैल्यू आपका दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.1। अल्फा स्क्वायर की बात करें तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻6, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तीनों ने मेंशन किया है 4 इंटू 10⁻3, वो गलत है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा इस केस में ये हो जाएगा बी और साथ में सी। दिस टू ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में मेंशन क्या किया गया है, पहला ऑप्शन बोला गया कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखें, द कंपोजिशन ऑफ FeS इज हायर इन द कॉपर मेटे। तो जो है क्या होता है कि कॉपर मेटे जो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कॉपर मेटे, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेनली कॉपर सल्फाइड रहता है 85 से 95% में, और साथ में जो रिमेनिंग होता है ये आयरन सल्फाइड होता है, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर होता है कि इससे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं कॉपर सल्फाइड में, 100% प्योर नहीं होता है, बट इसकी जो है पार्शियल प्योरिटी रहती है, जिसमें कि हम लोग मानते हैं कि 98% कॉपर सल्फाइड प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 85 to 95% होता है, रेस्ट जो है सल्फाइड आयरन सल्फाइड प्रेजेंट होता है। तो कंपोजिशन ऑफ आयरन सल्फाइड इस वाले में ज्यादा होगा, रेदर ब्लिस्टर कॉपर की बात करते तो ब्लिस्टर कॉपर में कॉपर का जो कंसेंट्रेशन है कॉपर सल्फाइड वो ज्यादा होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बी में बोला है कि कॉपर मेटे इज हीटेड विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ MgO लाइन कन्वर्टर टू ऑब्टेन द ब्लिस्टर कॉपर। ये नहीं होगा, बिकॉज अगर देखो आप तो कॉपर को अगर आप हीट करते हो कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ में, बेसिकली कॉपर मेटे इसको ऑक्सीजन के साथ में, तो ये फॉर्म कर लेगा कॉपर ऑक्साइड, तो यहां से आप जो है जनरेट नहीं कर सकते, ब्लिस्टर कॉपर जनरेट नहीं किया जा सकता। तो बी इज इनकरेक्ट। कॉपर कैन बी ऑब्टेन बाई पासिंग H2 गैस इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है, H2 गैस अगर आप पास कराते हो तो कॉपर 2+ जो है रिड्यूस हो सकता है कॉपर प्लस, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग क्या देखेंगे कि H2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये H2 क्या होगा बेसिकली, तो H2 ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जो कि रिड्यूस करने का काम कर रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ Ne-, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से केसेस देखने को मिलेगा, तो सी इज करेक्ट। डी में तक Cu2O कैन बी रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर ऑन हीटिंग विद कोक। तो अब ऐसा कैसा कि ये भी Cu2O, इसको अगर इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये भी कार्बन जनरेट कर देगा साथ में Cu, ठीक है। तो कार्बन कैन बी आल्सो, यानी कि कोक कैन बी आल्सो यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ Cu2O टू मेटालिक कॉपर, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो अब आंसर करेक्ट हो जाएगा A, C एंड D ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या मेंशन किया गया है कि व्हेन द ड्राई स्लैक्ड लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन, यानी कि आप क्या कर रहे हो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हम लोग का स्लैक्ड लाइम है, इसको आपने क्लोरीन के साथ ट्रीट किया तो क्या फॉर्म करेगा CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और CaCl2 फॉर्म कर देगा, ठीक है, H2। ये रिएक्शन आपने देखा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है क्लोरीन के साथ में ये रिएक्शन होगा। अब कंसंट्रेशन वेरी कराने पे चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्टेड विद क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस दिस टू, तो आपका 11th के केस में ऑप्शन हो जाएगा A और साथ में C विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो बोला गया कि विच रिएक्शन विल गिव साइक्लिक कीटोन, किस रिएक्शन में साइक्लिक कीटोन फॉर्म करेगा। तो आइए देखते हैं रिएक्शन A, ठीक है,
दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इसको आपने ट्रीट किया हुआ है बैरियम ऑक्साइड के साथ में। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है कि बैरियम के साथ या कैल्शियम के साथ करा सकते हो। पहले ये एसिड से ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सॉल्ट कुछ इस तरीके से होगा। प्रोडक्ट में बताना सिखा देता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हो इजीली प्रोडक्ट। यहाँ देखो कैल्शियम 2+ के साथ ये सॉल्ट का फॉर्मेशन लाइक दिस। ठीक है, अब यहां से जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल आता है। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट अब बाहर निकल। ठीक है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाता है तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा ये दे देगा कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये मेथड यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये मेथड यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बी की बात करें, बी में आप रिएक्शन देखो तो ये वेल फेमस रिएक्शन है। क्या है हम लोग का बीटा कीटो एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा। यहाँ क्या होता है कि जब इसको आप हीट करो तो यहाँ पे फेसाइल डीकार्बोक्सिलेशन अकर होगा। तो फेसाइल डीकार्बोक्सिलेशन में यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। तो सी में मेंशन किया गया है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन लाइक दिस। साइक्लोऑक्टाइन नॉट ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाइन इज दिस। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है HgSO4। तो ये सिमिलर तरीके से रिएक्शन होगा जिस तरीके से आपने इसको कराया था एल्काइन के केस में। तो एल्काइन में क्या होगा, H और OH जुड़ जाएगा, इनॉल फॉर्म में आएगा जो कि तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, कीटोन फॉर्म। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले ये इनॉल में जाएगा, वहां से ये कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सी के बाद डी देखें अगर हम लोग तो यहाँ पे ये हम लोग का एमी एसिटल ग्रुप है, OMe, यहाँ पे OMe। इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, इसको हाइड्रोलिसिस के साथ हीट करते हो तो क्या देखने को मिलेगा। अब ये से कैसे कि अनस्टेबल होता है, लोग हेमी एसिटल ज्यादा अनस्टेबल होता है, एसिटल स्लाइटली स्टेबल होता है। बट इसको भी अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाए तो फाइनली ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अ कीटोन प्रोडक्ट। तो यानी कि इस केस में हम लोग का आंसर हो जाएगा A, B, C, D, ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या मेंशन किया गया है कि अ कंपाउंड व्हिच रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम प्रोवाइड मीथेन इज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने बोला था कि एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन में जाएगा CH3-, मान लो कोई CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgBr, और इसको आपने ट्रीट किया एक हाइड्रोजन जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है और किसी एक ग्रुप के साथ अटैच है, तो CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेंशन भी किया गया था कि हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, कार्बन, Sp, ये सभी एसिडिक हाइड्रोजन की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन ये जैसे CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इसके साथ जब रिएक्शन जब ये करेगा तो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रेट कर लेगा CH3- और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4 में। क्लियर बात है। नेक्स्ट आप देख लो बी ऑप्शन में, तो CH3ONS2 नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये भी रिएक्ट करके CH4 फॉर्म कर लेगा। तो इस केस में जो आंसर होगा आपका हो जाएगा A, B। ध्यान रहे कि C, D करेक्ट नहीं हो सकता है, C, D में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A, B। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। इन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया कि विच मेटल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो ऑप्शन ए सबसे इंपॉर्टेंट है, सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो तुरंत सोडियम के साथ रिएक्ट करके आपको ये फॉर्म कर लेगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइड, जो कि एरोमेटिक इन द नेचर होगा, तो ये रिएक्शन में जाना चाहिए। उसके अलावा बी ऑप्शन देखिए, तो बी के केस में भी ये आपका ब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब प्रॉब्लम क्या है साइक्लोब्यूटाडाइन के साथ में कि ये एंटी एरोमेटिक है। अब ये सोडियम एक बेस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इस सिस्टम के अंदर। अब ये पता है आपको कि ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सी की बात करें तो सी में ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो हम लोग देखें, तो लेकिन डी में केस हम लोग देख सकते हैं कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये ध्यान है कि ये नॉन प्लेनार टब से भी स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे ना, ये प्लेनार हो जाएगा और सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। पहले नॉन एरोमेटिक रहता है, एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक रहता है क्योंकि ये टब से भी स्ट्रक्चर रखेगा, नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, निगेटिव निगेटिव, ठीक है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन के साथ दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक इन द नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 14 के केस में जो आंसर जाएगा आपका इस केस में ए बी डी, दिस 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 16 सेम कॉन्सेप्ट पे क्या मेंशन किया गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgS। देखो आप, तो ये सेल आपको मेंशन किया गया कि सेल क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पहले सेल मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है Ag जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है दैट इज 0.5 और X माइनस जो प्रेजेंट है दैट इज 0.02। ये आपस में रिएक्ट करके AgX फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो आप रिलेशन कैसे निकालोगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल माइनस यहाँ पे लिखा जा सकता है 0.06, क्योंकि जो है आप n की वैल्यू तो 1 होगी, तो यहाँ पे log Q, यही जाएगा रिलेशन। अच्छा, E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू इस केस में अगर हम लोग रखें तो हो जाएगा 0.06 log ऑफ KSP माइनस 0.06 Q। अब यहाँ पे आपका E सेल की वैल्यू दिया हुआ है मेंशन दैट इज 0.66, ठीक है। तो यहाँ इसको आप अगर इधर लेकर आते हो तो इसको लिखा जा सकता है log KSP, Q की वैल्यू लिखा जा सकता है प्लस log Q की वैल्यू में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा 11, ठीक है। इसको इधर लेते आ जाओगे तो KSP इक्वल टू 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी -14, ठीक है। तो -3 होगा, इधर आएगा तो कंसीडर किया जा सकता है सिमिलर, ठीक है। तो अब देखो ये KSP वैल्यू हो गया 10⁻14, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। 16 में क्या मेंशन किया इन्होंने, इन क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है कि सेल EMF में बी इंक्रीज बाय, कैसे EMF इंक्रीज किया जा सकता है, सेल EMF कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, जब Q की वैल्यू इंक्रीज किया जा सकता है। Q की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो कैसे, तो या तो आप Ag प्लस को ऐड करो या X माइनस को सोल्यूशन में ऐड करो, यानी कि दोनों में किसी एक का कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो Q की वैल्यू बढ़ेगी और इन दैट केस जो है E बढ़ेगा। तो EMF ऑफ सेल कैन बी इंक्रीज आइदर Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए या Cl माइनस का यानी कि X माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए, ठीक है। एडिंग मोर Ag सॉलिड इन द एनोड, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस डिक्रीज हो जाएगा। एडिंग मोर Ag एट कैथोड, ये भी गलत है सॉलिड। इंक्रीजिंग Ag प्लस कंसंट्रेशन एट कैथोड, बिल्कुल सही है। आप Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करो या Cl माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करो एट एनोड, ठीक है। दोनों से आप देखोगे कि EMF ऑफ the product EMF is going to increase. So clearly we can go with option D for the question number 16. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 and 18। दोनों ये पैराग्राफ बेस्ड है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रॉब्लम है। ध्यान रहे कि जेईई एडवांस में क्वालिटेटिव एनालिसिस के प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। तो क्या मेंशन किया है, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन एंड कैडमियम वर डिसॉल्व इन वाटर एसिडिफाइड विद द HCl, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम, क्रोमियम क्या क्या ऐड किया गया है, कॉपर 2+, कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम Al3+, क्रोमियम 3+, आयरन 3+ एंड कैडमियम 2+, ठीक है। इसको पास कराया गया। अब देखो, वाज डिसॉल्व इन वाटर एसिडिफाइड विथ HCl एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे पास कराया जा रहा है। इन द एक्सेस अमाउंट फॉर द सफिशिएंट टाइम मेंशन किया गया, दैट मींस जो सल्फाइड प्रोवाइड किया गया एक्सेस अमाउंट में इसको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। इट वाज फिल्टर बॉइल्ड एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड वाज एडेड व्हाइल बॉइलिंग टू दिस सॉल्यूशन। एल्युमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड इन एक्सेस एंड फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेज क्या होगा, जब H2S को एसिडिक मीडियम में रखा गया तो यहाँ से देखोगे कि जो सेकेंड ग्रुप का कैटायन है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा आपका HCl प्रेजेंस में। यहाँ पे कॉपर सल्फाइड फॉर्म कर लेगा, और चूंकि एक्सेस में बेसिक मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है तो कैडमियम सल्फाइड भी फॉर्म कर लेगा, ठीक है। कैडमियम सल्फाइड भी फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ क्या देखोगे कि ये एक ब्लैक, जनरली सल्फाइड ब्लैक PPT फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे इसका जो प्रेसिपिटेट होगा ये येलो PPT होगा कैडमियम सल्फाइड, ठीक है।
तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है ये देखिए कि विच मेटल्स आयन रिमूव एज अ प्रेसिपिटेट इन द फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें जो कैटायन निकल के आएंगे उसमें क्या आ जाएंगे, कॉपर सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड दोनों यहां से रिमूव हो जाएंगे। देन तो यानी कि कौन सा ऑप्शन विल करेक्ट हो जाएगा इस केस में, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगर आप देखो तो 17 में डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो एल्युमिनियम 3+, क्रोमियम 3+, ये Fe3+, ये थर्ड जो है ग्रुप है, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो थर्ड ग्रुप पे बिलोंग करते हैं तो इसके लिए रिएजेंट हाइड्रोक्साइड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड जब इसमें इन्होंने टू दिस सोल्यूशन अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन द एक्सेस, तो जब इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास कराओगे ना, अब मान लो कि ये तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिए, सम फिल्ट्रेट होगा। अब इस फिल्ट्रेट के साथ में क्या देखोगे कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम 3+ है ये भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर गया, ठीक है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया और Fe हाइड्रोक्साइड ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये केसेस देखने को मिलेगा। अब देखो कि विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल इन द फाइनल फिल्ट्रेट सोल्यूशन। जो फाइनल फिल्ट्रेट सोल्यूशन है उसके लिए क्या पॉसिबल नहीं है, क्या क्या मेंशन किया इन्होंने, मेंशन ये किया है कि इट इज ग्रीन कलर, ठीक है, इट इज ग्रीन कलर। तो यहाँ पे बता सकते हो ये ग्रीन कलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ग्रीन कलर होगा। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है सोल्यूशन के अंदर तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ये ग्रीन कलर देगा, ठीक है। इट बिकम येलो ऑन द एडिशन ऑफ H2O2। हाँ, जो क्रोमियम है ये अगर इस तरीके से आप देखो अमोनियम क्लोराइड, तो क्रोमियम 3+ क्या होगा, H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म कर लेगा, अगर इनको बेसिक मीडियम में रखा गया तो ये फॉर्म कर लेगा CrO4, ठीक है। तो ये येलो कलर सोल्यूशन दे देगा, येलो कलर सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इट बिकम येलो ऑन द एडिशन ऑफ H2O2, सही है। इट गिव प्रेसिपिटेट विद एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ HCl, नहीं प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो सी हम लोग से पूछा है नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो सी विल बी नॉट पॉसिबल। इट विल गिव प्रेसिपिटेट ऑन द बबलिंग CO2, इन दैट केस ये कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा जिसकी वजह से आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर इससे बबलिंग किया गया, पास कराया गया CO2 थ्रू द फिल्ट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का जो है FST 21 पेपर नंबर 2। आई होप कि आपने ये पेपर अच्छा किया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट आप सिलेक्ट करके टॉपिक पे वर्क कर सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड हो गया या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हो गए क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन से बन सकते हैं। जैसे परकिन रिएक्शन देखो लास्ट FST में भी पूछा, इसलिए में पूछा, यानी थोड़ा बहुत इसका इंपॉर्टेंस है परकिन रिएक्शन का, या जो भी कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन है उसको जस्ट एक बार आप गो थ्रू होते जाओ और जो है चीज़ों को सीखते जाओ। इस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, सेलेक्टिवली आपको जाना पड़ेगा, जो जो इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से उस पर वर्क करना पड़ेगा। और जो भी आप देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन पूछे गए FST में उसको आप करो। तो डेली जो प्रैक्टिस सीट मिल रही है FST वाली और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर वाली, उस प्रैक्टिस सीट को आप डेली बेसिस पे करते रहो। हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कर लेंगे, लेकिन हाँ एक बार जस्ट गो थ्रू होते जाएंगे सभी टॉपिक में। तो दोनों सीट को आपको डेली बेसिस पे रखना है कि 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रीवियस ईयर के भी प्रॉब्लम किए होंगे और साथ साथ आप FST वाले भी प्रॉब्लम किए होंगे। तो बस एक एक्यूमुलेट में कर दे रहा हूँ, FST वाले प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर वाले प्रॉब्लम का बैंक है ही, दोनों को मर्ज करके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आप जो भी किए हो एक बार जस्ट गो थ्रू होते जाओगे तो अब ऐसा कैसे कि आप जब पेपर आपके सामने आएगा क्वेश्चन तो इजीली आप उसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस को आप रखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट FST के साथ में।